हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। इसका नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, यानी किस तरह से एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्यों नीड हुई, उसके बाद उनकी पीरियोडिसिटी यानी किस तरह से उनके आवर्त और ग्रुप में, पीरियड्स और ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड में तो आपके थर्ड जो चैप्टर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स इसी नाम से है। लेकिन अगर आरबीएसई बोर्ड में देखें, ये तो अपने किस में दे रखा है, सीबीएसई बोर्ड में अगर देखेंगे तो आपको इसी चैप्टर से नाम है इसका। तो अगर इसको हम आरबीएसई में देखें राजस्थान बोर्ड में, तो ये पीरियोडिक टेबल के नाम से, पीरियोडिक टेबल इस नाम से आपके चैप्टर है, थर्ड चैप्टर। ये किसमें है, आपके आरबीएसई बोर्ड में, आरबीएसई बोर्ड में आपके इस नाम से। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन आपके यही आते हैं कि पीरियोडिक टेबल किसको कहते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की नीड क्यों हुई, आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। तो ये पढ़ते हुए फिर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपके ये आता है कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। अगर अपन राजस्थान बोर्ड में देखेंगे तो सबसे पहले यही आपकी पीरियोडिक टेबल होती क्या है, ठीक है। तो सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द टेबुलेट फॉर्म या इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाती है, ठीक है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन हुई, सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द टेबल फॉर्म, यानी क्लासिफिकेशन किसकी फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले तो अपना ही हो गया पीरियोडिक टेबल अपन किसको कहते हैं। अब इसके बाद भाई क्लासिफिकेशन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। अपना क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड क्लासिफाइड द एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है आपके, वाई इट इज नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स। तो इसको मैं समझने के लिए आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन कोई किराने की या परचूने की दुकान देखें, तो जब कोई दुकान खोलता है तो उसमें क्या होती है, वैरायटी ऑफ सामान है, जो भी आपके गुड्स हैं वो भी कम होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स भी कम होते हैं। तो उनको कैसे भी अरेंज कर दे, कैसे भी रख दे, वो आज आसानी से ग्राहक को उसको दे सकता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उनको क्या करता है, सिस्टमेटिक करता है। जैसे मान लीजिए हम टूथपेस्ट की बात करें, सोप्स की बात करें, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टूथब्रश हो गई, नहाने के साबुन हो गए, कपड़े धोने के साबुन हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, उनको सिस्टमेटिक करता है। साबुन को अलग रखेगा, पेस्ट को अलग रखेगा, ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। फिर अपन देखेंगे कि नहाने के साबुन में भी, कपड़े साबुनों में भी नहाने के साबुन हो गए, कपड़े धोने के साबुन हो गए। फिर उनमें भी आप देखें तो नहाने के साबुन क्या अलग अलग नाम के आते हैं, जैसे लक्स हो गया, रेक्सोना हो गया, है ना, गोदरेज हो गया, निरमा हो गया, बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या करता है, उनको सिस्टमेटिक करता है। तो ऐसे ही इनिशियली जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे, जब तो हम क्या करते थे, उनकी ईच प्रॉपर्टी को अपन सेपरेटली स्टडी कर पाते थे, आसानी से कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े, क्या हो गया, ये डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया कि हम सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को सेपरेटली स्टडी करें। तो इसलिए क्या हुआ, उनको क्लासीफाई किया प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, यानी जो सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स थे उनको अलग रखा।
फिर उनको जो अदर डिफरेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप में अलग रखा। तो ये बेस बना, जिसके आधार पे हमें क्या हुई कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़े तो हमें क्लासिफिकेशन की उनको आवश्यकता हुई। ठीक है ना। तो अपन इसको अगर लिखना चाहते हैं तो मैं 2 लाइन में अपन शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, अगर इसका आंसर अपने को आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, पहले अपन क्या लिख सकते हैं कि इनिशियली few elements were discovered, hence property of each element studied separately, यानी हम अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर लेते थे सेपरेटली। ठीक है ना, ये हो गया। बट with the increase in number of एलिमेंट्स, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते गए, बट विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to study the property of each element separately। ये बहुत डिफिकल्ट हो गया कि हम ईच एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सेपरेटली स्टडी कर पाएँ। सो इसलिए क्या हुआ, इट इज़ नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट systematically on the basis of their properties, है ना, उनकी बेसिस पे उनको सिस्टमेटिक क्लासीफाई किया। अब जैसे मैंने बताया ना, सोप्स की जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी हो गई, पेस्ट की अलग हो गई, तो हमने किया ना उनको अलग अलग सेपरेट। ऐसे ही मान लीजिए सोप्स में भी अलग हो गए, तो लक्स को अलग रखेंगे, रेक्सोना को अलग रखेंगे, है ना, निरमा को अलग रखेंगे, गोदरेज नंबर 1 को अलग रखेंगे। तो सब ये करते हैं ना सिस्टमेटिक। तो इसी तरह से ये तो मैं एक कोरिलेशन करके बता रहा हूँ आपको समझने के हिसाब से। बाकी का इनकी आवश्यकता इसीलिए हुई ताकि हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी कर सकें। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहले अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए इसमें। सबसे पहले फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो किसने दिया गया, डॉबरीनर ने दिया 1829 में। और ये सभी जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था वो क्या रखा गया, एटॉमिक मास। यानी एटॉमिक मास के बेसिस पर इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन वो देखते हैं कैसे अपन क्लासीफाई किया इनको। सबसे पहले जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया वो किसने दिया, डॉबरीनर ने इन 1829। और इनका बेस क्या था, एटॉमिक मास। ठीक है, तो अपने फर्स्ट थ्योरी थी क्लासिफिकेशन की, क्या थी, अपन वो लिख लेते हैं। फॉलोइंग आर द थ्योरीज given
बाई वेरियस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। उनका बेस क्या था, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया था, ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया, ठीक है। और इसमें सबसे फर्स्ट थ्योरी आपकी जो दी गई वो क्या था, डॉबरीनर-ट्राइड रूल। डॉबरीनर-ट्राइड रूल। इन्होंने क्या किया था वो अपन देखें। तो डॉबरीनर ने क्या किया, ही वाज मेक द पेयर्स ऑफ 3 एलिमेंट्स के पेयर उन्होंने बनाए, और उनको जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया गया, तो जो सेंटर एटम था उसका एटॉमिक मास कॉर्नर्स वाले एटॉमिक मास का अप्रॉक्सीमेटली एवरेज था। ये किसने बताया, डॉबरीनर ने। तो पहले अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, या अपन डेफिनेशन भी ले सकते हैं। इन्होंने 3 पेयर्स बनाए थे, जैसे अपन देखें। एक तो पेयर क्या था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसको अपन डिटेल में समझ लेंगे। एक जो पेयर बनाया था इन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बनाया, ठीक है। और एक पेयर था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसलिए उन्होंने 3 पेयर्स बनाए थे, 3 एलिमेंट्स के, ठीक है। अब इन्होंने जब उस समय जो एटॉमिक मास ज्ञात थे, इनके डिस्कवर्ड थे, जैसे इसका आपके एटॉमिक मास क्या था 7, और पोटेशियम का कितना होता है 39। हम एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी के सभी में अपन निकाल सकते हैं इस तरह से। तो 7 लिथियम का था और 39 पोटेशियम का। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो कितना आएगा, 46 डिवाइडेड बाई 2, डेट मीन्स 23। तो 23 किसका एटॉमिक मास हो गया, सोडियम का। तो क्या हुआ, ये जो कॉर्नर वाले एलिमेंट्स हैं उनका क्या हो गया, एवरेज हो गया। यही किसने बताया, डॉबरीनर ने। अब अपन इसको लिख लेते हैं रूल को, ठीक है। इसका रूल क्या था, सबसे पहले अपन तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही वाज मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स ग्रुप बनाया, स्टॉप। When these were arranged, जब इनको अरेंज किया गया, when these were arranged in increasing order of atomic mass, then क्या हुआ, एटॉमिक मास के ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया। यहाँ पर स्टॉप लगाएं। व्हेन दीज वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तब क्या था, देन मास ऑफ सेंट्रल एटम वाज, क्या था, मास ऑफ सेंट्रल एटम वाज एवरेज ऑफ 2 corners atom, ठीक है। क्या था, मास ऑफ 2 कॉर्नर्स एटम का एवरेज था। यानी जैसे अपने ये हो गए, ये कॉर्नर हो गया, और ये क्या हो गया, इसका सेंट्रल एटम हो गया। तो इनका एवरेज था। ऐसी अपन इनके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका 126 होता है, इसका 35.5 होता है। इसका एवरेज निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80 आएगा। क्लियर। तो ये किसने बताया, डॉबरीनर ने। लेकिन ये थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई।
क्यों फेल हुई? कि ही वॉज ओनली मेड 3 ग्रुप्स ऑफ एंड ईच ग्रुप हैविंग द 3 एलिमेंट। इन्होंने केवल क्या बनाए? 3 ग्रुप ही बना सके, बाकी के अदर एलिमेंट्स को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं। पहले आप यहाँ तक इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं उसमें नेक्स्ट में लिख देता हूँ। 3 एलिमेंट्स से ग्रुप बनाए, तो इसलिए क्या कहलाता है? ट्राइड रूल कहलाता है। डॉबरिनर का ट्राइड रूल कहलाता है। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अपन फेल्योर के बारे में लिखते हैं। अब अपन क्या लिखेंगे? फेल क्यों हुई थ्योरी? दिस theory was failed. This theory was failed because only 3 groups was made, and each group having 3 elements. Each group having 3 elements. तो इसका मतलब क्या हुआ? कि डॉबरिनर वाज क्लासिफाइड ओनली 9 एलिमेंट्स। ठीक है, मीन्स डॉबरिनर was classified only 9 elements, although more elements were discovered till that time. उस समय तक ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इन्होंने क्लासीफाई कितने को किया? केवल 9 को किया। तो अपन वो भी लिख लेते हैं। although more elements were discovered till that time, यानी उस समय तक ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इन्होंने केवल कितने को क्लासीफाई किया? 9 को किया। इसलिए क्या हो गई? थ्योरी फेल हो गई। समझ में आ गया? इसको एक कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद दूसरी थ्योरी आई थी, नेक्स्ट थ्योरी। ये थ्योरी कब दी थी इन्होंने? 1829 में दी थी। ठीक है, इसके बाद 1865 में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया, वो अपन देखते हैं। इसको आप कॉपी करिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। सेकंड अपना क्या है? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, और ये दिया था 1965 में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? जैसे कि ऑक्टेव से नाम से पता लग रहा है 8, यानी 8 से है रिलेटेड है ये। यानी इन्होंने क्या है कि सीरीज बनाया, 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और ईच 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सेम थी। उनको किस तरह से अरेंज किया? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वही रहेगा अपना। तो इसमें देखिए किस तरह से अपन किया इन्होंने ग्रुप में अपने। ये मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है एलिमेंट्स की, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय तक इनर्ट गैस के बारे में पता नहीं था जब इन्होंने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल दिया था। दूसरी मान लीजिए सीरीज अपन बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन,
फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, इन्होंने इतनी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। अब इनको देखें कि जब इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया, तो ईच एट्थ एलिमेंट, जैसे मान लीजिए अपन लिथियम की बात करें, ठीक है, तो अगर यहाँ से अपन चलें तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एट्थ एलिमेंट कौन सा हुआ, ये। ठीक है, दूसरा मान लीजिए अपन जैसे ये लें, तो इसका एट्थ एलिमेंट आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ। कोई भी अपन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर अपन ये वाला लेते हैं, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला इसका 8 हो गया। तो इन्होंने क्या माना कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करते हैं, तो ईच एट्थ एलिमेंट का क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कहते हैं। और इसको अपन सारे गामा, आपने सुना होगा, जो अपने सरगम नोट होते हैं ना, उनसे भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें सरगम नोट्स, सरगम नोट्स की बात करें तो कि जैसे आपने देखा होगा सरगम नोट्स में क्या होते हैं, जैसे अपन बात करें मान लीजिए सा रे ग म प ध, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आगे मतलब पूरा नहीं आएगा, इसके नीचे ही लिख लेते हैं अपन, इसके नीचे अपने को सही आ जाएगा, है ना। जैसे अपने होते हैं ना सरगम नोट्स, तो इनसे भी अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं। सरगम नोट्स कैसे होते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, जैसे अपन देखें सा रे गा म प ध नी सा। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो सा के बाद ये सा आ गया, ये कौन सा है, एट्थ होगा। देखिए ये मान लीजिए अपना फर्स्ट हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या सेम आ गया। तो इससे भी इन्होंने कंपेयर किया। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए अगर अपने को लिखना है, व्हेन न्यूलैंड arranged the elements in increasing order of atomic mass, then each eighth element, अपन ऐसे लिख लें, each eighth element having similar properties, it is also compared with the सरगम notes, ठीक है, in which Sa repeatedly obtained after the 8th position, at the 8th position, and the compare with the Sargam note in which Sa repeatedly obtained at 8th position, EIGHT
8th पोजीशन। तो ये रूल जो दिया था किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। और चूंकि 8th पोजीशन पे सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रूल दिया था वो किसने दिया था? लॉथर मेयर ने दिया था। तो वो भी अपन समझ लेते हैं एक बार, इसको करिए कॉपी। ये तो तीनों रूल क्या थे? छोटे छोटे रूल थे। ये भी फेल हो गई थी क्योंकि इन्होंने भी क्या है, सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं किया। इन्होंने भी क्या है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने हुए? 16 एलिमेंट्स को, दो और थे आपके स्कैंडियम, ही वॉज क्लासीफाइड ओनली 16 एलिमेंट्स, कोई क्लासीफाई कर सका। मैं वो लिख देता हूँ, ये आप कॉपी कर लीजिए। अपन लिख लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये भी फेल हो गई थी। फेल्योर, फेल क्यों हुई है? ही वाज क्लासिफाइड ओनली 16 एलिमेंट्स, although more elements were discovered till that time, यानी उस समय तक आपके ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन इन्होंने कितने को क्लासीफाई किया? ओनली 16 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, इसलिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी फेल हो गया। इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मेन अपन आगे चल के मेंडली पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करेंगे और उसी में एडवांस होके मॉडर्न पीरियड लॉ बनाता। लेकिन उसके बीच में एक और आता है, कई बुक्स में उसको बताते नहीं है, जैसे CBSE में कई जगह नहीं बताया, RBSE में बताया। एक था लॉथर मेयर कर्व, तो वो और हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो थर्ड जो था वो क्या था? लॉथर मेयर कर्व। लॉथर मेयर कर्व, इन्होंने कर्व की सहायता से बताया, क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, और ये इन्होंने दिया था 1869 में। इन्होंने क्या कहा, मैं थोड़ा कर्व के साथ इसको बता देता हूँ आपको। इन्होंने क्या, एक कर्व बनाया। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गए, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सभी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और एटॉमिक मास। इन्होंने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। और उनको किस तरह से इन्होंने कहा, मैं अब समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अपन ने वाई एक्सिस पे अपन ने क्या लिया? वॉल्यूम लिया। वॉल्यूम क्या हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई एलिमेंट का। और एक्स एक्सिस पे इन्होंने क्या लिया? एटॉमिक मास। तो जब इन्होंने कर्व खींचा इनमें, तो कर्व कुछ इस तरह से आया। इस तरह से इसमें क्या है, इन्होंने पीक्स आए। ठीक है, इससे इन्होंने क्या कहा कि सेम प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, वो सेम पोजीशन पर होते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, ये मान लीजिए लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक है, और जो नीचे ग्रुप्स में आए ये आपके क्या थे? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, है ना, गैलियम, इंडियम, मान लो ये गया इंडियम, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई जो जिनकी सेम प्रॉपर्टी होती है उनकी पोजीशन भी सेम होती है। जैसे ये सभी ये पीक पर आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये कहाँ आ रहे हैं? नीचे ग्रुप्स पे आ रहे हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। ये किसने कहा था? लॉथर मेयर ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लॉ को लिख देता हूँ। तो एक बात तो ये हो गई कि जब इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास में कर्व खींचा, तो सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स
हैविंग द सेम पोजीशन या अटेन द सेम पोजीशन इन द कर्व। ठीक है, तो अपन यही लिखते हैं। और एक मैंने आपको ये बताया कि क्या बताया इन्होंने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकती हैं, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो दोनों ही पॉइंट लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट में तो अपन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉथर मेयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक क्या क्या बताया, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी ये क्या होते हैं, एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे अपन क्या लिख सकते हैं कि जब आप वॉल्यूम और एटॉमिक मास में ग्राफ खींचते हैं, कर्व खींचते हैं, सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट अटेन द सेम पोजीशन। तो अपन किस तरह से लिखेंगे, ये इन्होंने ही बताया था लॉथर मेयर ने। when a curve was made between volume and atomic mass of the elements same property elements were attained इसमें डबल टी आएगा, were attained same position in the कर्व। कर्व में क्या होती है, इनकी सेम पोजीशन होती है, ऐसा लॉथर मेयर ने बताया था। लेकिन इसकी भी फेल हो गया, ये भी फेल रहा, क्योंकि इसने भी उस समय तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स से उन सभी को क्लासीफाई नहीं कर पाया था ये, इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो गई। ठीक है, तो लास्ट अपन इसका लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं आज के वीडियो का। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि वही एक आपके फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था उस समय तक डिस्कवर्ड। तो अपन ये लिख लेते हैं, दिस थ्योरी आल्सो failed because it is not classified all the elements discovered till that time। यानी उस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन सभी को ये क्लासीफाई नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपके ये थ्योरी भी फेल हो गई। तो ये तो क्या थे, आपके 3 थ्योरीज मान लीजिए, 3 कंसेप्ट थे जो इनिशियली साइंटिस्ट ने दिए फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन इनमें से कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी थ्योरी उस समय तक डिस्कवर्ड सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया। मेन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था सिस्टमैटिक, वो दिया था मेंडलीव ने, और उस समय तक डिस्कवर्ड सभी एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, और कुछ एडवांटेजेस भी थे उनके। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे
मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज इसमें यहीं तक, इसको आप रिवाइज करिए। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करके आपको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।